सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। तब्दीली विद डॉक्टर दानिश के साथ हाजिर हैं। T20 वर्ल्ड कप 2024 चल रहा है। पाकिस्तान सुपर 8 तक भी नहीं पहुंच सका। यकीनन उसकी वजह हम बहुत अहम तरीन क्रिकेटर से जब हमने बात की थी तो उनका ये कहना था कि बड़ी एवरेज टीम गई है और इस टीम की जो सिलेक्शन है वो टॉप टू बॉटम जो है वो सारे के सारे जो हमारा ख्याल है वो सिफारशी थे। बहरहाल पाकिस्तान आउट हो चुका है, लेकिन एक बड़ी अपसेट हुआ इस मैच में। अभी अफ़गानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को जो है वो शिकस्त दी है। आज हमारे साथ, क्योंकि हम एक प्रोग्राम इस दौरान कर रहे हैं, T20 वर्ल्ड कप चल रहा है और पाकिस्तान के नामवर और अजीम तरीन क्रिकेटर्स को हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको शामिल करें अपने प्रोग्राम में और उनकी राय लें, ना सिर्फ इस मैच के हवाले से बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट की वुमेन और मैन क्रिकेट्स जो पाकिस्तान की दुनिया भर में बहुत स्ट्रॉन्ग थी, बहुत बड़े बड़े मैचेस जीते हैं, बड़े बड़े टूर्नामेंट्स और बड़े नाम पैदा हुए उन क्रिकेटर्स के, अब वो ज़वाल पजीर नज़र आ रही है। तो उनसे भी राय लेते हैं कि क्या करना चाहिए ताकि हुकूमत इस इदारे को और इस शोबे को, जिससे पाकिस्तान का हर शहरी मुंसलिक है और ईमान की हद तक मोहब्बत करता है, बेहतरी आ सके। आज हमारे प्रोग्राम में जो शामिल हैं वो हैं जनाब बांग्लादेश हेड कोच 1991, पाकिस्तान हेड कोच 1993-94, हेड कोच नेशनल एकेडमी 2001-2003, डायरेक्टर कीनिया नेशनल एकेडमी 2005-2007, डायरेक्टर एकेडमिक्स पाकिस्तान 2007-2009, हेड कोच ICC एकेडमी 2009-2016, डायरेक्टर एकेडमीज़ PCB 2016-2020, डायरेक्टर एकेडमी UAE क्रिकेट 2020 टू डेट, यानी अभी तक ये डायरेक्टर एकेडमी UAE हैं और बड़ा ही नाम है, बड़ा नाम है इनका। पाकिस्तान के एक मायानाज बैट्समैन भी, बॉलर भी, आगे चल के उनसे सवाल करेंगे और अजीम क्रिकेटर हैं और उनका नाम है मुदस्सिर नज़र साहब। जी मुदस्सिर नज़र साहब, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है डॉक्टर साहब। अच्छा सर, ये चीज़ें हैं अभी आप, मेरा ख्याल है जो इस वक्त एक्टिव चीज़ है आपका, क्या ICC से मुंसलिक हैं आप या सिर्फ UAE से मुंसलिक हैं? नहीं, आप सिर्फ UAE से। अच्छा, आजकल आप सिर्फ UAE से मुंसलिक हैं। मैं ज़रा क्रिकेट पे आने से पहले जो पाकिस्तान की क्रिकेट है और जो सूरत हाल है, हालांकि आप नेशनल एकेडमी के डायरेक्टर्स रहे हैं कई दफ़ा, उस पर हम बात करेंगे। क्रिकेट की जो मौजूदा सूरत हाल है उस पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले थोड़ा सा कुछ रिकॉर्ड्स पे आ जाते हैं और आपकी उस पर आज लाइव राय ले सकता हूँ। और वो ये है सर कि कई एजाज़ात आपके पास हैं, लेकिन चंद एजाज़ात को मैं यहाँ डिस्कस करना चाहता हूँ। 1992 तक क्रिकेट में, जब पाकिस्तान क्रिकेट इंटर हुआ, 1992-82 तक पाकिस्तान इंग्लैंड में कोई मैच जीत नहीं सका था, लेकिन एक मैच 1982 में पाकिस्तान ने खेला जिसमें 10 विकेट से पाकिस्तान को कामयाबी हासिल हुई और इसका सेहरा आपके सर रहा। 32 रन पे आपने 6 खिलाड़ियों को आउट किया और आप कहलाए मैन ऑफ द गोल्डन आर्म। और इस पर मैं चाहूँगा थोड़ा सा कमेंट्स करें सर, क्या सूरत हाल थी उस वक्त? डॉक्टर साहब, जैसा आपने बयान किया कि 54 में पाकिस्तान का पहला टूर हुआ था इंग्लैंड का और हफीज कारदा की कप्तानी में फजल महमूद साहब ने ओवर में शायद 12 विकेटें ली थी और वो हम मैच जीते थे। उसके बाद 54 से लेके 82 तक हम एक मैच भी नहीं जीत पाए। तो बड़ी ख्वाहिश थी हमारी सब की कि इंग्लैंड को इंग्लैंड में मारें, बाकी कंट्रीज के खिलाफ अच्छे रिजल्ट आना शुरू हो चुके थे। 78 की जो हमारी टीम थी वो पैकेट प्लेस की वजह से बिल्कुल ही छोटे छोटे बच्चे हम गए थे तो हमें काफ़ी मार पड़ी थी। तो 82 में काफ़ी दमखम था और इवेंचुअली हम सीरीज हारे, जो बड़ी नैरो सीरीज थी। लेकिन लॉर्ड्स पे तमन्ना ये थी कि सेंचुरी बनाऊंगा या कोई ऐसा कारनामा करूंगा बैटिंग के साथ कि पाकिस्तान को पता मिले, लेकिन करना ऐसा हुआ कि हमारे
दो बॉलर्स सरफराज नवाज और ताहिर नकाश दोनों अनफिट हो गए, तो सिर्फ इमरान और अब्दुल कादिर थे और मैं था। तो इसलिए मुझे थोड़ी सी बॉलिंग ज्यादा करनी पड़ी जो अमूमन मुझे नहीं मिलती थी। और फिर 6 विकेटें भी मिल गई, पाकिस्तान मैच भी जीत गया। सोचा था बैटिंग से कभी करूंगा, लेकिन बॉलिंग से अल्लाह ताला ने मुझे ये नवाज दिया, तो बड़ा आनंद था। बड़ी बात थी सर, मैन ऑफ दी गोल्डन आर्म भी आपको दिया गया सर, ये लक़ब जो मेरा ख्याल है किसी को हासिल नहीं था। सर एक और था भारत हैदराबाद टेस्ट, ये भी 451 रन्स पार्टनरशिप थी आपकी। मेरा ख्याल है 1 रन पहले आप आउट हो गए, वरना वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम हो जाता। आप जब पवेलियन गए तो सरफराज नवाज ने कहा यार एक आख रन बना के आउट होते तो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड आप बना लेते। शायद मेरा ख्याल है उस वक्त तक जब आप खेल रहे थे आपको पता नहीं था कि 451 आप बना चुके हैं और 1 रन और बना लेते तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड होता। उस पर आपने मेरा ख्याल है ये जवाब दिया कि चलें ये एक बड़ा मिस किया, लेकिन एक बहुत बड़ा कारनामा है कि आपका नाम सर डॉन ब्रैडमैन और बिल पॉसफोर्ड के साथ जो है वो शामिल किया गया उसमें। क्या कहेंगे सर इस पे? वो डॉक्टर साहब बात ऐसी थी कि इंडिया की बैटिंग लाइन बड़ी तगड़ी हुआ करती थी उन दिनों में, तो वक्त कम होता जा रहा था और कोशिश कर रहे थे जल्दी तेजी रन बने ताकि अगले दिन इमरान डिक्लेयर कर सके और हम उनको आउट कर सके इंडिया की टीम को। तो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेकंड डे वो मेरे पास आगे निकल के 1 रन लेने के चक्कर में निकला और लगा कवर्स में कैच हो गया, तो आई डिडंट थिंक मच ऑफ इट। मेरे बात ने फॉलो करना था। तो मैं जब बाहर आया तो दोनों मियाँदाद की मेरी भी डबल सेंचुरी हो चुकी थी, स्टैंड लंबा चौड़ा हो चुका था। हालांकि रिकॉर्ड्स का मुझे काफी पता होता था, लेकिन मेरे दिमाग में नहीं था उस वक्त। तो इंतखाब आलिम ने कहा बैड लक, तो मैं सोच में पड़ गया बैड लक इसे, तो इतना लंबा स्टैंड हुआ, मैच जीतने के वाले हैं हम, ये बैड लक क्या मतलब? तो फिर किसी ने बताया कि वो तुम लोगों ने रिकॉर्ड बराबर कर दिया। तो उस पर फिर मैंने कहा कि अगर डॉन ब्रैडमैन के साथ हमारा नाम लग गया तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। बड़ी बात है, बड़ी बात है। अच्छा सर 1977 में लाहौर टेस्ट होता है इंग्लैंड के साथ, आपकी सुस्त तरीन सेंचुरी है, 557 मिनट तक आपने बैटिंग की थी। आपने रिकॉर्ड तोड़ा था 1958 में जनूबी अफ्रीका के जैकी मैक का जो 554 का था। उसी मैच में जैब बाइकार्ट ने बड़ी कोशिश की थी और हाफ सेंचुरी में 20 मिनट जो है वो आपसे बेहतर पोजीशन रही, लेकिन सेंचुरी बनाने से पहले इकबाल कासिम ने उनको 63 रन पे आउट कर दिया। क्या कहेंगे सर इसके ऊपर? सबसे पहले ये तो कि वो बाइकार्ट बड़ी सीधी विकेट थी, ना को टर्न हो रहा था ना तेज थी, तो बचपन के अंदर बाद में शायद वो पिच में थी तो मैं ये स्लो सेंचुरी नहीं कर पाता। लेकिन बाइकार्ट का वो 63 या 65 पे था, तो बॉल लेग्स में पिच गया तो उन्हें हल्का सा रख के 1 रन लेने की कोशिश की, तो एक तरफ से बॉल काफी लंबा टर्न हो गया, तो जो कि हो नहीं रहा था वो बोल्ड हो गया, तो वो जा ही नहीं रहा। भाई मैं नहीं जाना, ये हो ही नहीं सकता, बॉल कैसे टर्न हो गया, मैं जा ही नहीं रहा। तो बड़ी मुश्किल से तो उसको वापस भेजा, तो वो अगर सेंचुरी कर जाता तो उसी में उसने तोड़ देना था। उसके बाद वो लोग न्यूजीलैंड गए थे हमारी सीरीज खत्म करने के बाद, वहां पे भी उसने 77 पे आउट हुआ, तो काफी लंबी बैटिंग कर चुका था, वहां भी उसने मेरा रिकॉर्ड तोड़ देना था। अनफॉर्चुनेटली वो आउट हो गया और उसके बाद बहुत जल्दी रिटायर भी हो गया, तो एक ही था जब रिकॉर्ड तोड़ सकता था, बेचारा चला गया। और उसके बाद आपको पता है वनडे क्रिकेट बहुत होगी, 2020 भी है। यस सर। तो अब तो ये बैंक मेरे पास ही रहेगा माशाल्लाह। अच्छा सर उस मैच में तो आपसे कोई एक गलती भी हुई थी, एक गेंद आपने जो है वो गलत खेला था जिस पे इम्तियाज़ अहमद साहब, जो मेरी इत्तलात है इम्तियाज़ अहमद साहब जो मैनेजर भी थे, शायद सिलेक्शन कमेटी के भी थे मेंबर या चीफ थे, उन्होंने आपको मैसेज भेजा था कि टीम के लिए खेलो। क्या ये बात सही है सर? बिल्कुल सच है, बिल्कुल सच है। मैं जेफ मिलर बॉल कर रहा था, जेफ कॉप था, तो मैंने आगे निकल के मारी, उठा के मारने की कोशिश की, तो इनसाइड लग के 1 रन होगी, तो फौरन से वो ग्लव्स देकर जो उस जमाने में होता था सीनियर प्ले या कप्तान मैसेज भेजता था, लेकिन ये इम्तियाज साहब की तरफ से आया था और बड़ी मैं रिस्पेक्ट भी उनकी करता क्योंकि मेरे वाले साहब के साथ खेला करते थे। तो वो उन्होंने कहा भाई टीम के लिए खेलो, अपने लिए नहीं।
टीम के खेलने का मतलब ये था कि हमारे जो स्टार प्लेयर्स थे उन दिनों में पैकेज सीरीज में चले गए थे, और कुछ क्रिकेट बोर्ड का ये था कि वो हारना नहीं चाहते थे और इन प्लेयर्स को बाहर रखना चाहते थे। पैको को इतनी अच्छी निगाह से नहीं देखा जा रहा था उस वक्त, क्योंकि एकदम से एस्टेब्लिशमेंट का जो होल था वो तोड़ दिया था। हालांकि ये गलत बात थी, या तो होना नहीं चाहिए था। और जैसा कि आजकल आप देख रहे हैं फ्रेंचाइज बेस्ड क्रिकेट हॉकी है, हर कोई वो खेल रहा है। और वैसे भी उसके आने से जो हमारी तनख्वाहें बढ़ी, थोड़ी बहुत पाकिस्तान की कोई खास नहीं पड़ी थी, लेकिन वो जो रेवोल्यूशन वो लेके आया था उससे क्रिकेट को बहुत फायदा हुआ। अच्छा सर, ये बताइए कि एक बड़ी इंफॉर्मेशन है, उसकी तस्दीक करें या तरदीद करें आप। 1980 में इंग्लैंड में आपकी आइज़ टेस्ट हुई थी और उसमें पता चला था कि आप कलर ब्लाइंड हैं, तो उसमें लाल और भूरा रंग आप शायद देख नहीं सकते थे। क्या ये हकीकत थी ये सर, इसमें हकीकत है? जी बिल्कुल हकीकत है, और मुझे नहीं मालूम था। मुझे ये पता था कि मैं जब बैटिंग करने जाता हूँ तो मुझे थोड़ा सा टाइम लगता था बॉल देखने में और स्कोरिंग करने में, शॉट्स वगैरह खेलने में। तो वो ब्रिटिश रेल की जिस क्लब से मैं खेलता था उनका लिंक था ब्रिटिश रेलवे से। तो वीकेंड में मैचेस होते थे, वीक के दौरान कुछ नहीं होता था। तो उन्होंने कहा भैया तुम शाम को ट्रेनिंग करने आते हो, दिन सारा कुछ करते नहीं, तो तुम जॉब भी कर लो, तुम्हें एक्स्ट्रा पैसा मिल जाएगा। तो ब्रिटिश रेल का फिर मैं वो इंटरव्यू वगैरह देने गया, तो वहां पे उन्होंने मेरा मेडिकल टेस्ट दिया। तो उसमें फिर डॉक्टर सर, तो डॉक्टर ने मुझे दिखाया कि ये पढ़ो ये क्या है। तो डॉक्टर सारे मुझे नजर ही नहीं आया। मैंने कहा ये तो कुछ नहीं है। तो उसने हंसना शुरू कर दिया। उसने कहा कि यू आर ब्लाइंड, यू आर कलर ब्लाइंड। तो फिर मुझे एहसास हुआ कि मैं इतनी मुझे प्रॉब्लम क्यों होती है। मैं इतना ज्यादा जब साइड स्क्रीन को ठीक करवाता हूँ क्योंकि बॉल नजर नहीं सही तरह ज्यादा होता, तो बड़ी प्रिसाइज तरीके से मैं साइड स्क्रीन लगवाता था ताकि मुझे प्रॉब्लम ना हो। इवेंचुअली उसका मुझे जाके बहुत नुकसान हुआ जब हम वेस्ट इंडीज गए, और वेस्ट इंडीज से कर्टली एम्ब्रोस ने जब खेलना शुरू किया। ऑब्वियसली ही वाज अ ग्रेट बॉलर, वो वैसे भी दुनिया जान के बैट्समैन ने उसने आउट किया, लेकिन वो क्योंकि काफी हाइट से बॉल करता, साइड स्क्रीन इतनी अच्छी नहीं होती, तो मुझे सिर्फ बॉल नजर आता। जब बॉलर बॉल करता था उसके हाथ में नजर आता था, जब वो डिलीवर करता था बॉल गायब हो जाता, और जब वो पिच करता था फिर जाके मैं एडजस्ट करता था, मुझे नजर आता था। और क्योंकि वो सीधे यॉर्कर मारता था, तो पिच करता था बॉल में स्टंप्स के पास से, सो आई यूज्ड टू मिस इट आउट टुगेदर। वो एम्ब्रोस बड़ा छुपा के किया करता था, 7-8 ओवर के बाद वो यॉर्कर करता था। अगर वो पहले बॉल पे यॉर्कर मारता तो मैं बॉल हो जाना था। तो इसमें सर ये था कि उसके बावजूद आपने माशाल्लाह डबल सेंचुरीज बनाई है, बड़ा ना काम है। हालांकि बॉल जो है वो 5 टेस्ट की जो है वो लाली होती थी, अब तो खैर सफ़ेद भी हो गई, उसकी भी वजह पिंक भी किसी हवाले से आ रही है। अच्छा सर, मुझे जो वो जुमला था इम्तियाज़ अहमद का, वो ये इस लिहाज से आज मोहसिन खान का एक जुमला याद आता है। मोहसिन खान कहते हैं पाकिस्तान के लिए खेलो, पाकिस्तान के साथ मत खेलो। ये जो आजकल की जो टीम है, ये सर जो पहला मैं यहीं से शुरू करता हूँ, ये जो सिलेक्शन हुई, ये जो टीम गई और ये जाके मैच जो खेला, कई क्रिकेटर्स मेरे प्रोग्राम में आ चुके हैं, ज़हीर अब्बास हैं, इंतखाब आलम हैं, इकबाल कासिम हैं, मोहसिन हसन खान हैं, और भी अहम तरीन क्रिकेटर्स आए। तो जब मैंने उनसे बात की और बहुत सारे लोगों की मैंने राय भी सुनी, वो कहते हैं बड़ी एवरेज टीम थी, सिलेक्शन बहुत पुअर थी, टीम में बड़े अख्तिलाफात थे। देखिए डॉक्टर साहब, अगर आप इस टीम का जायजा लें जो इसकी परफॉर्मेंसेज हैं पिछले 6 महीने और साल में, तो बड़ी एवरेज परफॉर्मेंस है। क्योंकि हम अपने पाकिस्तान में जब हम खेलते थे या खेलते हैं तो बहुत कम चांसेस होते कि हम हारें, तो हम तकरीबन हर टीम से हम हारें, चाहे वो मिनर्स हों, छोटी टीमें हों। सो मच सो कि न्यूजीलैंड के 10 प्लेयर थे जो आईपीएल में गए हुए थे, तो वो उसके बगैर आके हमसे जीत के गए। फिर आयरलैंड ने हमें हराया, आयरलैंड में इंग्लैंड ने हमें बड़ी आसानी से हराया। उसके बाद भी बहुत सी टीमें हैं जिन्होंने ऐसा किया। तो टीम की कोई सब्सटेंस नहीं थी, कोई इतनी अच्छी टीम नहीं है हमारी। अभी मैं देख रहा था कि हम बॉलिंग की बहुत बात करते हैं, हमारी बड़ी तगड़ी बॉलिंग है भी, बैटिंग के मुकाबले में तगड़ी है, लेकिन को जो पूरे ओवरऑल रिकॉर्ड है T20 का, उसमें पहले 40 में किसी पाकिस्तानी का नाम नहीं है, एक्सेप्ट उमर गुल सईद अजमल थे, जो काफी देर होगी इनको रिटायर हुए।
तो ये एक मिथ है। उसके बाद भी टीम सिलेक्शन की आपने बात की, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखें, आप ऑस्ट्रेलिया में जब हो रहा था वर्ल्ड कप पिछली दफा, तो सब लोग इंक्लूडिंग मी कहते थे कुछ सबसेट नहीं है बैटिंग लाइनअप में, मिडिल ऑर्डर तो है ही नहीं, मिडिल ऑर्डर नहीं है, नुकसान होगा, जैसे विकेट विकेट गिरेंगे एक बार हम मैच हारेंगे। कोई सब नहीं हमने सीखा, उसी तरह की टीम हम लेके गए। वो है जो छोटे छोटे ऑलराउंडर्स जिनका ना कोई बैटिंग का पता है ना बॉलिंग का पता है, उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है क्या, अभी तो हम ये स्टैब्लिश नहीं कर पाए, उनको हम नंबर 5 नंबर 6 पे भेज के सोच रहे हैं कि हम मैचेस जीत जाएंगे। और खासकर प्रेशर सिचुएशन में यही जाके परफॉर्मेंस देंगे, हो नहीं सकता, ये हुआ नहीं कभी जिंदगी। तो ये लोगों को सोचना चाहिए था। फिर जब आप टीम सेलेक्ट करते हैं तो आप करते हैं कंडीशंस के हिसाब से कि हमारे कंडीशंस क्या मिलेंगे। एवरीबडी न्यू के यूनाइटेड स्टेट्स में पहला जो सेगमेंट है, पहला यूनाइटेड स्टेट्स में होगा, वहां पे अंडर प्रिपेयर्ड पिचेस होंगे, वहां पे आपको सॉलिड टेक्निक वाले लड़के भी चाहिए होंगे। अब इन्हें उठा के 5 ओपनिंग बैट्समैन ले गए, उसका मतलब यह है कि अगर किसी बैट्समैन को आउट ऑफ फॉर्म होता है तो उसको रिप्लेस नहीं कर पा के आपके पास बैट्समैन है ही कोई दूसरा, सारे ओपनिंग बैट्समैन, और फिर वो 5 के 5 खेले भी एक ही मैच में। ये होता है कि आप अगर ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, बड़ी बाउंसी पिचेस हैं, तो वहां आप एक एक्स्ट्रा ओपनिंग बैट्समैन कैरी करते। और पाकिस्तान का पिछले 3 साल में सबसे बेस्ट ओपनिंग बैट्समैन जो है वो अब्दुल्ला शफीक है, वो तो टाइगर्स टीम है। अब्दुल्ला शफीक का रन रेट भी बड़ा अच्छा, स्कोरिंग रेट बड़ा जबरदस्त है इसका, एंड सॉलिड टेक्निक। टेस्ट मैचेस में थोड़े से हम इतने एक्सपोज नहीं हुए क्योंकि साथ शकील आ गया। सर 3 विकेट कीपर, 3 विकेट कीपर एक साथ खिलाए हैं इन्होंने सर, विकेट कीपर। ये कैसे हो सकता है? जब आप खिलाते हैं 3 को, फिर 2 को छुपाना भी पड़ता है फील्ड में। वो पैसे ही माशाल्लाह हमारी फील्डिंग कितनी अच्छी है, ऊपर से जाके दो को छुपाएं, कैसे छुपा सकते हैं? जी यहाँ रोकूंगा नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। यहाँ पर मैं 1-2 सवाल रखना चाहता हूँ। वहाब रियाज को एक तरफ तो चीफ सेलेक्टर बनाया गया, हालांकि उनकी परफॉर्मेंस कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। मोहम्मद यूसुफ के पास 4 अहम जिम्मेदारियां हैं। एक तो वो नेशनल एकेडमी में बैटिंग कोच हैं सर, फिर अंडर 19 के फुल कोच हैं, फिर मौजूदा सिलेक्शन कमेटी के मेंबर भी इनको बना दिया गया, और फिर जो उसके बाद आपके वर्ल्ड कप T20 में इनको बैटिंग कोच के तौर पे लेके गए। इनका कोई मेजर रिकॉर्ड्स तो नहीं है। तो ये सर पाकिस्तान में जो अहम तरीन बेहतरीन बल्लेबाज हैं, बेहतरीन बैट्समैन हैं, बेहतरीन बॉलर हैं, नामी गिरामी अजीम लोग हैं, जो बड़े मेरिट के लोग हैं, उनको शामिल हम नहीं करते। देखिए, वहाब रियाज का थोड़ा सा इन्होंने जल्दी की। थोड़ा वहाब अगर पहले किसी फ्रेंचाइज बेस में या कहीं अपना प्रोफेशनल लेवल पे यहाँ अकेडमीज में काम करके आता तो उससे बेहतर होना। तो इतनी जल्दी जो छलांग मारी है उसको लगा के उसके साथ इतनी ज्यादती की, उसने एक्सेप्ट करना ही करना था जॉब जो उसको दी गई, लेकिन उसको ये करना नहीं, एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था। अभी थोड़ा सा उसको एक्सपीरियंस लेना चाहिए था। ये इतनी आसान चीज नहीं होती कि आप पहला बैग छोड़ें सीधा कोचिंग में घुस जाएं। और दूसरा, यूसुफ को भी उन्होंने नेशनल एकेडमी में लिया था, उसके बाद सीधा वो पाकिस्तान टीम में चले। अब यूसुफ माशाल्लाह बड़े नामी ग्रामी ट्रेल है, बड़ा अच्छा आदमी भी है, लेकिन जिस काम के लिए उसको लिया था वहीं उसको रहना चाहिए था। नेशनल एकेडमी में रहते और बैटिंग लोगों की ठीक करवाते तो बेहतर होता। अब प्रॉब्लम ये है कि बहुत फर्क हो जाता है तमाम जब आप नेशनल एकेडमी में काम करते हैं, जब आप नेशनल टीम के साथ मुंसलिक हो जाते हैं, तो जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। तो बड़ी एक अट्रैक्टिव हो जाती है। दूसरा भी इंटरनेशनल लेवल पे आप काम कर रहे थे, इंटरनेशनल टीम से अगेंस्ट काम कर रहे थे, तो यूसुफ के लिए वो था, वो उन्होंने एक्सेप्ट करके वहां चले गए। मेरे ख्याल में अगर वो पाकिस्तान यूथ के साथ रहते तो बेहतर होना था पाकिस्तान के लिए। ये सर आपने बताया, लेकिन सर एक और भी चीज़ है कि एक ऐसा कैप्टन जो मुसलसल नाकाम हो रहा है।
आपके वर्ल्ड कप में भी नाकाम हुआ बुरी तरीके से, उसकी कैप्टनसी नज़र आई। फिर आपके एशिया कप में हमने देखा कि सिर्फ एक नेपाल और एक अफ़गानिस्तानी नीचे थे, बाकी तो हम चौथे पाँचवें नंबर पर आए थे। इंग्लैंड पे भी हमने देखा, उसको फिर हटा दिया गया। लेकिन मौजूदा जो सिलेक्शन कमेटी और पीसीबी के चेयरमैन साहब ने उसको जिसको लाए थे शाहीन आफरीदी को, उसको हटाकर फिर इसको लगा दिया गया। 2 महीने का मसला रहा। एक तरफ तो मैं सर ये पूछना चाहता हूँ, इसके ऊपर कमेंट्स करें। दूसरा, दुनिया में हमने नहीं देखा सर कि पीसीबी के चेयरमैन 20 महीने में 4 पीसीबी के चेयरमैन जो हैं वो तब्दील हुए हैं पाकिस्तान में, और जो आता है वो अपना धाम धोड़ा लेके आ जाता है और उनको हटा देता है, फिर दूसरा आता है, फिर वो ले आता है। तो कैसे सर इसमें स्टेबिलिटी आएगी? नहीं आ सकती डॉक्टर साहब। अभी आपने खुद ही तो इसका जवाब दे दिए कि 4 चेयरमैन आए और चारों में चारों आके फिर अपने बिल्कुल वो अपनी मर्जी से काम करते हैं। आप इसी के से देखना, जब सेठी ने नया शुरू किया सिलसिला के उन्होंने ऑनलाइन कोचिंग के लिए ले लिया मिकी आर्थर को। अब वो ना पाकिस्तान आया कोचिंग करने के लिए, उसने आना से वर्ल्ड कप में आया था, और वर्ल्ड कप सॉरी यहाँ एशिया कप, उसके लिए वो आया था। तो इन्होंने उसको बाद में उसका निकाल भी दिया, नया बोर्ड है। अब ये जो मसन नकवी साहब आए, इन्होंने आते नारा लगाया मैं तो 22 लूंगा ना कोच। वो गोरे सैक हुए, नेल गोरे आ गए पाकिस्तान। आई डोंट हैव ए प्रॉब्लम विद गोरा, क्योंकि मैं आपने मेरा अभी सीवी पढ़ के सुना है थोड़ा सा। मैंने तो थोड़ा सा काम किया पाकिस्तान में, तो किया जिंदगी में अपने मुल्क से बाहर आके दूसरे मुल्कों में मैंने जाकर काम किया। तो मैं नहीं कहता कि वो फॉरनर नहीं होना चाहिए, लेकिन फर्क है थोड़ा सा। ये नया जो रिवाज बन चुका है कि सिर्फ दुबई से फ्लाइट पकड़ के टूर पे चले गए, वापसी पे दुबई से टिकट लेके दोबारा घर चले गए और पाकिस्तान आए नहीं। अब देखें मिसाल के तौर पे इस टूर पे वर्ल्ड कप में हमें कभी नाकामी हुई। हमारे पास मिडल ऑर्डर बैट्समैन गैरी कर्स्टर को हमने लगाया है आखिरी मौके पे, जबकि वो आईपीएल में था, आ नहीं सका, आया तो सीधा टूर्नामेंट में आयरलैंड में। और मैं पहले ही कहा था बाय द टाइम ही नोज हिज बेस्ट 11 वर्ल्ड कप विल बी ओवर। वही हुआ, वर्ल्ड कप इज ओवर, चलो ये भी खत्म हो। अब नेक्स्ट टाइम गैरी कब आएगा पाकिस्तान? इज अ वंडरफुल कोच, उसमें कुछ शक नहीं। वो कब आएगा पाकिस्तान? अगर पाकिस्तान नहीं आएगा, 3-4 महीने पाकिस्तान में एकेडमी में रह के वो काम नहीं करेगा इन बच्चों के साथ, तो हाउ विल ही नो व्हाट इज बेस्ट 11 है? हाउ विल नो हिज बेंच स्ट्रेंथ? उसको कैसे अंदाजा होगा? सिमिलर इज द केस विद अजहर। हमारा अपना बच्चा है, माशाल्लाह पूरी दुनिया में कोचिंग करता है, लेकिन क्योंकि वो भी इंग्लैंड में रहता है, वेरी सेल्डम ही वर्क्स एट द एकेडमी। जी मुदस्सिर नज़र साहब, अभी जो पीसीबी के चेयरमैन हैं उन्होंने 2 ओहदे और दोनों फुल टाइम ओहदा है। एक पीसीबी का चेयरमैन भी हैं वो, और वजारत दाखिला के वज़ीर हैं, जो कि इंटरनल थ्रेट्स बहुत ज़्यादा पाकिस्तान को है। फुल टाइम जॉब है सर। आप समझते हैं कि सर ये 2 फुल टाइम जॉब कोई भी शख्स जिसका एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं है वो इंसाफ कर सकेगा इन दोनों ओहदों के साथ? एक और दूसरा सर, यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आईसीसी में रहे हैं, मैंने कई बड़े क्रिकेटर से पूछा, उन्होंने इसकी तस्दीक की है कि 2.4D है जो आईसीसी का रूल्स है कि किसी भी क्रिकेट बोर्ड में, किसी भी मुल्क के क्रिकेट बोर्ड में गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस या पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस एक्सेप्ट नहीं है, वरना उन्हें बैन कर दिया जाएगा। हमने जिम्बाब्वे को भी देखा, हमने आपके श्रीलंका को भी देखा। इस वक्त जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन हैं वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, वो फेडरल मिनिस्टर हैं, तो ज़रा इस पे थोड़ा सा कमेंट्स कीजिएगा सर। आपने पहले बात की फुल टाइम, मेरा बहुत अरसे से ये मौक़िफ़ रहा है कि इट इज फुल टाइम जॉब जो पीसीबी की है, बहुत वसी जॉब है। और तो इसी वजह से आपने देखा होगा कि जो भी नया चेयरमैन आता है वो आते ही नारा बिल्कुल ठीक लगाता है। वो बात करते हैं पाकिस्तान टीम की, वो बात एक्चुअली बात करता है
इंफ्रास्ट्रक्चर की, और वो करता है बात डेवलपमेंट ऑफ द गेम। फिर जब वो आके बैठना शुरू होता है और उसको फिर जब पता लगता है यहाँ पे तो बहुत काम है, बहुत मुसीबत है, तो उनके पास फिर को मुसीबत हो जाती है उनको, वो सीधा फिर पाकिस्तान टीम को पकड़ लेते, बेचारा के पास टाइम ही नहीं होगा। तो डेवलपमेंट का काम रुक जाता है। दूसरा, डेवलपमेंट लगता है पैसा, डिग्रेज, लेकिन उसके बगैर काम चल नहीं सकता। अगर आपको नया इंतजाम चाहिए, मियादाद चाहिए, तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, उसके लिए शहर शहर जाना पड़ता है, विकेट ढूंढने पड़ते हैं, जान मारनी पड़ती है, बहुत काम है। बाकी जो आपने बात की आईसीसी के वो रूल की, जो छोटे क्रिकेट बोर्ड होते हैं उन पर तो वो एकदम से चढ़ाई कर देती है आईसीसी। दूसरा, अपने ख्याल में ये जो इलेक्शन करवाते हैं, 2 बंदे नॉमिनेट करके प्राइम मिनिस्टर से, पहले शायद प्रेसिडेंट करता था, अब प्राइम मिनिस्टर के पास है, तो उससे इनका मसला हल हो जाता है। फिर आईसीसी दे बैक ऑफ, ठीक है जी, इलेक्शन करवा के आए हैं। हालांकि इलेक्शन तो इलेक्शन होता नहीं है जी, ये तो शाम का इलेक्शन होता है, पहले से 2 नॉमिनेशन आती है, और जो गवर्निंग बोर्ड होता है वो अपने बंदे होते हैं। आज तक कभी ना जो दूसरा बंदा नॉमिनेट होता है उसको 1 वोट नहीं दिया। अच्छा सर ये बताइए, मैं एक सवाल, सिर्फ अपने वोट होता है। इसी तरह पीसीबी का कॉन्स्टिट्यूशन है ना, हाँ तो आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते जब आप उनके लिए एम्प्लॉय बनते सही ना, उन्हीं के लोग बैठे होते हैं, तो सर ये मुनासिब नहीं देखे ना, है वो उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते जी। और उसके बाद जब वो चला जाता है, अगर चैलेंज करते हैं तो वो किसी रिटायर्ड जज को ले आते हैं, हाँ, और पीसीबी वाले अपनी मर्जी के जज से। वैसे आपको क्या में आ जाता है, आप लड़ ही नहीं सकते उनसे। कुछ नहीं लड़ सकते। अच्छा सर ये बताइए कि ये जो बोर्ड है, इसमें 4 एसोसिएशन, 4 डिपार्टमेंट और 2 जो हैं कॉर्पोरेट के और 2 वज़ीर आज़म के नुमाइंदे होते हैं, तो सब ये वज़ीर आज़म की बात कोई, क्योंकि सब नॉमिनेट होते हैं, सब सिफारशी होते हैं, ज़ाहिर है वज़ीर आज़म को मना नहीं कर सकते। तो क्या ये बेहतर नहीं है सर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए कि यहाँ पर बोर्ड में पाकिस्तान के अजीम क्रिकेटर्स को शामिल किया जाए, जिनकी सपोर्ट से पाकिस्तान की क्रिकेट को और ख़ुद पीसीबी का जो भी चेयरमैन हो उसको भी फ़ायदा हो? बिल्कुल, whenever the cricket board chief is in hot water, वो सीधा इस कमेटी के पास चले जाते हैं और उनसे रबर स्टैम्प करवा के उसके बाद जो उन्होंने करना होता है वो कर देते हैं। अगर कोई नामीगान क्रिकेटर्स बैठे हैं, उनसे कम से कम क्रिकेट की बात तो करेंगे, वो डोमेस्टिक क्रिकेट की बात करेंगे, वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे, वो अंपायरिंग स्टैंडर्ड की बात करेंगे, वो उन ग्राउंड्स की बात करेंगे जहाँ पे आप टॉयलेट नहीं जा सकते, पूरे तरीन हालात होते हैं, वहीं पे खाना सर्व हो रहा होता है। तो इस तरह की चीजें उठा के अब जहाँ से पाकिस्तान क्रिकेट आगे लेके जा सकते हो। सिर्फ 18 ग्राउंड है पाकिस्तान के पास। सिडनी में मेरे ख्याल में सिर्फ सिडनी में ही कोई 70-80 ग्राउंड होगी, तो फिर आप इनसे मुकाबला करने जाते हैं, बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि क्रिकेटर्स को लाया जाए। अच्छा सर, 3 दफ़ा आपको लाया गया। जनरल तौकीर के ज़माने में नेशनल एकेडमी में आपको लाया गया एज ए डायरेक्टर को, शहरियार खान के ज़माने में भी आपको लाया गया सर, इमरान खान साहब भी आपको लेके आए थे। लेकिन सर इमरान खान जब लाए थे आपको, तो आपने नेशनल एकेडमी के डायरेक्टरशिप से रिज़ाइन कर दिया था, हालांकि इमरान खान आपके बड़े बेहतरीन दोस्त थे। क्या वजूहत है सर? नहीं, सबसे पहली बात इमरान नहीं लेके आया, वो शहरियार साहब का जो आखिरी टर्न्योर था वो मुझे लेके आए थे। उन्हीं के दौर में जो दूसरा टर्न्योर उनका शुरू खत्म हुआ था, मैं छोड़ के आईसीसी में चले गया। तो सॉरी, उससे पहले नसीम अशरफ जब वो गए तो मैंने फिर आईसीसी ज्वाइन कर ली। तो उस दिन से लेके 9 साल में रहा आईसीसी में, मैंने काम किया। तो शहरियार साहब, फिर मेरी वाइफ से बहुत दोस्ती थी, वो भी चेयरपर्सन थी केनिया की, तो जोर लगाते रहे मैं पाकिस्तान आऊँ। इवेंचुअली 2016 में इन्होंने मुझे पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जॉब ऑफर की, क्योंकि वकास यूनुस जब इन्होंने उसके साथ रिश्ता तोड़ा तो मैंने साफ क्या कर दी, मैंने कहा कि मैं टीम कोचिंग नहीं कर सकता, ना मुझे करना, 2 दफा कर चुका हूँ। तो फिर उन्होंने कहा फिर आप वापस आके अपनी पुरानी जॉब कर, डेवलपमेंट कर पाकिस्तान की। और फिर उन्होंने से एक कोच भी मांगा, 2 पाकिस्तान के लिए भी कोच दो, तो मैंने आकिब जावेद का नाम लिया, आकिब जावेद को रखे। फिर आकिब जावेद का मुझे फोन आया कि
आपने मुझे तो कह दिया कि नेशनल टीम पे कोच बन जाओ और खुद यूएई में बैठे फिर आए ना पाकिस्तान में काम करें डेवलपमेंट। तो वहां पे मैं राजी हुआ, फिर मैं वापस आया काम करने के लिए। अनफॉर्चुनेटली आकब से फिर इनका सिलसिला बना है। तो थोड़ी देर के बाद फिर एहसान मानी साहब आ गए। तो एहसान मानी साहब के दौर में फिर थोड़ा सा मेरी उनसे कुछ खास बनी नहीं, उनके कुछ खदशात थे। तो इसलिए फिर मैंने एक्सटेंशन को परस्यू नहीं किया। 6 महीने पहले ही मैंने कह दिया कि मैं खत्म कर रहा हूँ। तो इमरान खान ने रोका नहीं सर आपको? मालूम नहीं मुझे, मैं इमरान से दोस्ती जो बहुत थी आज भी है वो, लेकिन इस मामले में खासकर जॉब के मामले में मैंने नहीं उससे रब्ता किया। उसको पता तो था रोकना था, पर रोकता ना। नहीं रोका सर, जाहिर है। हालांकि एक ऐसी मीटिंग भी थी जिसमें नजद जद्दू भी, दूसरे लोग भी बैठे हुए थे, मोहम्मद वसीम भी थे, और सब ने आपके काम की तारीफ़ की थी। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट और डिपार्टमेंटल क्रिकेट, अब्दुल हफीज़ कारदार का एक कारनामा है जिसको हर क्रिकेटर कहता है, वरना तो आप लोगों के ज़माने में तो पैसा नहीं था, आजकल तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है सर, काम कुछ नहीं है, 45 लाख 50 लाख सिर्फ पीसीबी इनको देता है। तो एक तो सर मुझे ये बताइए कि ये जो आप डोमेस्टिक क्रिकेट और डिपार्टमेंटल क्रिकेट को तो जो ख़त्म किया गया, इससे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा है सर? बहुत नुकसान पहुंचा, बहुत ज़्यादा। अच्छा, इसमें थोड़ा सा मैं इसको, इमरान का ऑब्वियसली काफ़ी देर से ये था कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ पे क्रिकेट चलाई जाए, और ऑस्ट्रेलिया में जैसे अभी मैंने कहा सिडनी के 80 से 90 ग्राउंड है सिडनी में, उनका सिस्टम जो है वो ग्रेड क्रिकेट से चलता है, क्लब क्रिकेट से, और ये 150 से 200 साल पुराना है। और उनके साथ सबके अपने अपने ग्राउंड होते हैं, अपने अपने फैसिलिटीज होती है। हर क्लब का एज ग्रुप का होता है 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, इस तरह से वो चलते हैं। सबकी एक एक टीम होती है हर एज ग्रुप की, और अपने ग्राउंड होते हैं। वो चलती कैसे हैं? स्पॉन्सरशिप से। स्पॉन्सरशिप अपनी क्लब हाउस से, क्लब हाउस में बिकती है शराब, और शराब से आपको पता है पैसा आता है, तो वो उससे चलाते हैं अभी। पाकिस्तान में ये चल नहीं सकता था क्योंकि हमारे पास ग्राउंड नहीं थी। इमरान चाहता था कि हम लोग ग्राउंड्स बनाएं, ग्राउंड्स बना के इसको सपोर्ट करें, इस सिस्टम को सपोर्ट करें, लेकिन मानी साहब ने हमारे पास ग्राउंड 18 ग्राउंड थी वो भी बंद कर दी। तो वो मंसूबा फेल होना ही था, वो फेल हुआ। उसके और भी बहुत सी वजूहत हैं, लेकिन मेनली ग्राउंड्स का जिक्र कर दिया मैंने, जो इमरान का कॉन्सेप्ट था। तो इससे नुकसान बहुत हुआ हमें, बच्चों की जॉब चली गई। जो मीटिंग हुई थी उसमें इमरान से बात भी हुई थी, वो उस पर थोड़ा सा माना, लेकिन बाद में उसने कहा नहीं, आई स्टिक टू माइंड, जो मेरी पहले है तो जब मेरा माइंड बना हुआ है उस पर जाऊंगा। यार वो सिलसिला इम्प्लीमेंट ना हो पाया जो वो चाहता था, और उसे बहुत नुकसान उठाना पड़ा। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक। अच्छा सर, मेरे पास टाइम कम है, जरा इस पे भी आ जाए। पूरा एक सवाल किया दफा के पहले, वो दूसरा बताने में जी सर, भूल गया आपने, इसी में एक और सवाल था। नहीं सर, मैं ये पूछना चाह रहा था कि जाहिर है कि मेरा एक अगला सवाल पे मैं आ जाता हूँ सर, वो इम्पोर्टेंट है, कोई टाइम कम है। वो ये है कि जहाँ पाकिस्तान में डोमेस्टिक और डिपार्टमेंटल क्रिकेट की बात की थी सर मैंने, और उसमें आपने बताया कि इसको बंद करके डिपार्टमेंटल क्रिकेट को और डोमेस्टिक को नुकसान पहुंचाया। लेकिन सर पाकिस्तान क्रिकेट की तबाही में जो ये मैच फिक्सिंग है, जबकि दुनिया में हुआ, लेकिन पाकिस्तान में मैच फिक्सिंग ने बड़ा नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तान के लोग क्रिकेट से बड़ा मोहब्बत करते हैं, दीन के बाद अगर किसी से मोहब्बत है तो इसी खेल से है। तो मैच फिक्सर पाकिस्तान में बड़ा नाम हुए, और फिर हमने एक इंक्वायरी भी देखी जिसमें जस्टिस क़य्यूम, जस्टिस भंडारी और जस्टिस वजी ने इंक्वायरी में सिफारिशात, लेकिन पीसीबी ने उस पर अमल नहीं किया, जिसकी वजह से अगर उस पर अमल हो जाता और उन लोगों को जो रिकमेंडेशन थी इंक्वायरी कमेटी की, जस्टिस क़य्यूम की,
अमल कर लेती पीसीबी तो फिर आने वाले बाद में जो मैच फिक्सर रहे नए लोग नए लड़के वो ना होता। इस पर थोड़ा सा कहेंगे सर, इन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को तबाह करने में अहम किरदार अदा किया है या नहीं किया, मुख्तसर, क्योंकि टाइम खत्म हो रहा है। 1990 में पाकिस्तान की टीम इंडिविजुअली अगर देखें तो ऑस्ट्रेलिया से बेहतर थी और ऑस्ट्रेलिया ने सारे महाज अदा की। पाकिस्तान नहीं कर सका और सिर्फ मैच फिक्सिंग की वजह से नहीं कर सका। मैच फिक्सिंग वाज राइट इन पाकिस्तान और मैच फिक्सिंग हुई। माजिद खान भी उस वक्त इंचार्ज थे क्रिकेट में, उन्होंने बड़ी कोशिश की इसको खत्म करने की, प्लेयर्स को सजा देने की। अनफॉर्चुनेटली उन दिनों में निज़ाम ऐसा आ चुका था जैसे सीरीज आते थे बोर्ड का चेयरमैन चेंज होता, तो सीनियर प्लेयर्स जिनका नाम आया अगर वो ना खेलते तो मैच हारते। तो बोर्ड वाले बजाय इसके सख्त लाइन लेते, कहते नहीं हम इनके बगैर खेलेंगे, उन्होंने नहीं किया। तो उससे फिर जब दूसरे लोगों ने देखा, आपको पता कि 2010 में जो हुआ या दूसरे बाद में जो इंसिडेंट हुए, ये उसी वजह से हुआ कि जो जिन लोगों ने किया था उनको सजा नहीं मिली। बात ऐसे ही नाम सा कोई जस्टिस क्यू ने रिपोर्ट में जिक्र कर दिया, लेकिन सही तरह से इन्वेस्टिगेशन नहीं करने दी गई और ना ही उस पर अमल किया गया जो भी सिफारिश दी गई थी। इससे पाकिस्तान का बहुत नाम बदनाम हुआ और आज भी जब भी पाकिस्तान हारता है सभी सोचना शुरू कर देते हैं कि मैच फिक्स है, मैच फिक्स है। हालांकि ऐसा होता नहीं है तो, लेकिन ऐसा हुआ है। ऐसा सबसे बड़ा खर्चा ये होता है कि टीम ज्यादा होती है, कहीं मैच ना आ जाए, हमारे पे भी इल्जाम लग जाए। अच्छा सर, मेरे पास सिर्फ एक आध मिनट है, मैं चाहूँगा 2 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछ लूँ। फेवरेट टीम सेमीफाइनल के लिए आपको क्या नज़र आ रही है? आज अपसेट भी देखा सर मैंने, ऑस्ट्रेलिया को अफगानिस्तान ने जो है वो हरा दिया। तो सेमीफाइनल टीम के लिए सुनील गावस्कर ने तो 4 नाम दिए हैं सर, आप वो कौन से टीम है जिसको समझते हैं कि सेमीफाइनल खेलेगी सर? एक इंडिया तो है, ऑस्ट्रेलिया आ जाएगी। साउथ अफ्रीका आप देखो क्या करती है। अभी तक साउथ अफ्रीका जीतती तो आ रही थी, लेकिन उनकी बैटिंग का पता नहीं चलता। और चौथी सर वेस्ट इंडीज, डार्क हॉर्स। वेस्ट इंडीज। अच्छा सर, आखिरी सवाल कि आपको क्या नजर आता है सर, कौन T20 वर्ल्ड कप ले जाएगा? आपका एक्सपीरियंस है, प्रिडिक्ट कर सकते हैं सर, क्रिकेट बाई चांस भी है। और मुश्किल सवाल है, मैं अभी इसका जवाब दिया है कि इंडिया बाय फार हैज बीन द बेस्ट टीम इन द लास्ट 5-6 इयर्स। तो वो लेकिन टूर्नामेंट जीत ही नहीं पाते। तो आपके लिहाज से सर कौन ले जा रहा है सर कप? बिल्कुल बैटिंग मैन इंडिया ले जाएगा। मुदस्सिर नज़र साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। बहुत सारे सवालात थे लेकिन टाइम महदूद था, किसी स्टेज पर हम मज़ीद बात करेंगे, वक्त ख़त्म हो चाहता है। नाज़रीन, डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।